हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे धीरे धीरे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना। वी विल लर्न अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्रीएम्बल के कीवर्ड्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आगे जाके ये सारे ही कंसेप्ट बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो कोशिश करना कि इस लेक्चर में आप सारी ही चीजें अच्छे से समझ जाओ। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट में तभी पूछ लेना। क्यों? क्योंकि आगे चल के ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आई एम रिपीटिंग इट, अच्छे से देखना, कहीं भी कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना। ठीक है, चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों होती है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये उस कंट्री में रहने वाले सारे ही लोगों के लिए होते हैं और सारे ही लोग इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, इन्हें मानते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन हो गया किसी भी कंट्री के सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वहाँ पर हर किसी को फॉलो करने हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता है सुप्रीम लॉ, क्योंकि हर कोई उसे फॉलो कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसके अलावा ये डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन द टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। यानी कि जो लोग हैं उनका आपस में कैसा रिलेशनशिप होगा, जैसे कि एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से रहना है, सबको इक्वल ट्रीट करना है, किसी का भी जो फ्रीडम है वो आप उससे नहीं छीन सकते। तो ये कुछ रूल्स है जिसके साथ जो लोग हैं उन्हें आपस में रहना है। इसके अलावा लोग और गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होगा, जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकती, जो लोगों के बेसिक राइट्स हैं वो गवर्नमेंट को उनको देने ही देने हैं। इसके अलावा जो लोग हैं वो इलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट। तो ये हो गया रिलेशनशिप, लोगों से लोगों के बीच का रिलेशनशिप और लोग और गवर्नमेंट यानी कि पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच का भी रिलेशनशिप। ये सब कुछ हमें प्रोवाइडेड है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीजें करती है। वो क्या क्या करती है, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। अब अगर अपने ही कंट्री का एग्जांपल लो तो यहाँ पर कितने अलग अलग लोग हैं, कितने अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लोगों की बिलीफ्स हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस है, अलग अलग कल्चर है। अभी सारे लोग एक साथ एक कंट्री में रह रहे हैं और उस कंट्री को ये अपना नेशन, अपना देश कह रहे हैं, राइट। तो अभी वहाँ रह क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको किसी चीज़ पर भरोसा है, कुछ इनको श्योरिटी है कि इनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ठीक, तो ये सारा जो इनको भरोसा मिलता है, ये जो श्योरिटी मिलती है, ये इन्हें कहाँ से मिल रही है? ये इन्हें मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन से। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम लॉ है किसी भी कंट्री का वो क्या है? वो है कॉन्स्टिट्यूशन। हर किसी को फॉलो करने हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इन लोगों के पास ये ट्रस्ट है, ये भरोसा है कि यहाँ पर इनके साथ कुछ गलत नहीं होगा और इसीलिए ये सारे लोग आपस में इतने आराम से रह सकते हैं। अगर उनको कोई डर होगा, उन्हें कहीं ये लगेगा कि इस कंट्री में रहना उनके लिए सही नहीं है फॉर देयर रिलीजन या फिर फॉर देयर पर्सनल वेल बीइंग, तो क्या वो यहाँ रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो वो यहाँ क्यों रह रहे हैं? बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे, उसकी वजह से उन्हें ट्रस्ट मिलता है। ठीक, इसके अलावा इट स्पेसिफाइज हाउ अ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन। अब हमारी सरकार कैसे बनेगी, इसमें किसके पास क्या पावर होगा, कौन क्या डिसीजन लेगा, किसका क्या रोल होगा, जुडिशरी क्या करेगी, लेजिस्लेचर क्या करेगा, हमारे एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, इलेक्शंस कैसे होंगे। तो ये सारा कुछ ही कहाँ प्रोवाइडेड है? ये सब प्रोवाइडेड है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजंस आर। अब लोगों के पास है कुछ राइट्स जिन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स आपसे आपकी गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ द सिटीजन। ठीक, अब जो हमारी गवर्नमेंट है उसको इन राइट्स की वजह से क्या होती है कि उसकी पावर हो जाती है लिमिट। अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है, सपोज वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से उनकी फ्रीडम लेना चाहती है, बट वो ये नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास है राइट टू फ्रीडम। तो इससे क्या हो गया? इससे जो गवर्नमेंट है उसकी पावर लिमिट हो गई। अदरवाइज तो वो अपने पावर से कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास अनलिमिटेड पावर है। बट ये जो राइट्स हैं, ये जो अलग अलग प्रोविजंस है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारी गवर्नमेंट की पावर को कर दिया लिमिट, कि वो यूजलेसली विदाउट कंट्रोल अपनी पावर यूज नहीं कर सकते। उन्हें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहना है, कुछ चीजें हैं उनका ध्यान रखना है जब भी वो कोई नया रूल बनाए या कुछ भी करे। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी जो पावर है वो लिमिट हो रही है। साथ में जो हमारे सिटीजन हैं उनको उनके राइट्स के बारे में पता चल रहा है। अगर सिटीजन को पता ही नहीं होगा कि उनके पास है राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, तो वो उसको यूज कैसे कर पाएंगे? या फिर अगर कभी उनका ये राइट जाएगा तो वो इसके लिए फाइट बैक कैसे करेंगे? राइट, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें उन्हें पता चल जाता है अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। जो लोगों की एस्पिरेशंस है, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं विद द सोसाइटी की, हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। बेसिकली सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पर सबका स्टेटस बराबर हो, सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिले, वैल्यू बराबर मिले। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती है? ये पता चलती है थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे दे वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो जो उनकी ये जो डिजायर्स थी, जो उनकी एस्पिरेशंस थी, वो एक तरह से जो लोग थे उन्हीं की एस्पिरेशंस और डिजायर्स थी। तो ये हो गए हमारे अलग अलग इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, अब मैं आपको दो लाइंस पढ़ के बताऊंगी और उसके बाद उन्हें समझाऊंगी। बहुत छोटा डिफरेंस है बट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए समझ लो। सबसे पहले तो, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। यानी कि अगर कोई कंट्री है उसका कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, वो नॉन डेमोक्रेटिक भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक ही होगी। बट अगर कोई कंट्री है जो कि डेमोक्रेटिक है
तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये चीज़ हमें 100% कंफर्म पता है, ठीक है। यानी कि अगर डेमोक्रेटिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक भी हो सकती है और नॉन डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर नॉन डेमोक्रेटिक भी है तब भी तो वो कुछ रूल्स बनाएंगे, कुछ रेगुलेशंस बनाएंगे, उनके भी तो कुछ फंक्शनिंग होंगे या नहीं। तो इसीलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक कुछ भी हो सकती है, बट अगर वो डेमोक्रेटिक है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये हमें पक्का पता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, सिंपल है, बट याद रखना ताकि फ्यूचर में कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बनी। तो देखो, हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे लोगों के अलग अलग फेथ हैं। तो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, दैट वाज नॉट एन ईजी टास्क, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी को आपको ध्यान में रखना है, माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखना है, सब किसी को आपको एक साथ लेकर चलना है, हर किसी के साथ आपको जस्टिस करना है। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था वो इतना आसान काम नहीं था। कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन। ये पार्टीशन हुआ था हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले, राइट। उसके बाद पाकिस्तान बना, इंडिया बना, तो इस टाइम पर पार्टीशन भी हुआ था। तो बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स भी थी जो हमारी कंट्री में उस टाइम थी। द ब्रिटिशर्स लेफ्ट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांट टू मर्ज विद इंडिया और पाक और रिमेन इंडिपेंडेंट। अब देखो, इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, 2 तरह की हमारे यहाँ पे स्टेट्स थी। एक तो थी प्रोविंशियल स्टेट, दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स। जो ब्रिटिश प्रोविंशियल स्टेट्स थी वो डायरेक्टली ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, और जो प्रोविंशियल स्टेट्स थी वहाँ पर जो रूलर्स थे उनके अलग अलग वो रूल करते थे। तो ठीक है, तो जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया और पाकिस्तान बने, तो उस टाइम पर जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या बोला कि जो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं इनकी मर्जी है कि ये इंडिया में जुड़ना चाहती हैं, ये पाकिस्तान में जुड़ना चाहती है, या फिर ये इंडिपेंडेंट अलग ही रहना चाहती हैं। तो ये एक अलग प्रॉब्लम उन्होंने और एक अलग इशू दे दिया। क्यों? क्योंकि अब उनको अपने साथ मर्ज कराना भी एक टास्क था। उनको ये अश्योर कराना कि आप कंट्री के साथ जुड़ जाओ, आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में टास्क था। ब्रिटिशर्स तो चले गए ये बोल के, और वो एक और इंपॉर्टेंट टास्क जो था वो छोड़ गए इंडियंस पे और पाकिस्तानीज पे, और साथ में जो प्रिंसली स्टेट्स है उन पर, कि आपको कहाँ जाना है, इंडिया में जाना तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान को करना तो उन्हें कर लो, और किसी को नहीं करना तो अपने इंडिपेंडेंट रहो। अब आप सोचो कि अगर जो अभी हमारा प्रेजेंट इंडिया का मैप है, अगर कुछ इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स होती तो क्या ये मैप ऐसा होता? नहीं होता। यहाँ पर रूल करना, एडमिनिस्टर करना, सब कुछ रेगुलेट करना, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इसीलिए इट वाज इंपॉर्टेंट कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको हम मर्ज करें अपने साथ, ठीक है। एज फार बैक एज इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है, ये हमें 1928 से ही पता था, क्योंकि उस टाइम पर मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 और कांग्रेस लीडर्स ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उस टाइम। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो विजन था वो उस टाइम से ही उनके दिमाग में था। In 1931, the resolution at Karachi session of the INC, यानी कि Indian National Congress, discussed on how the independent Indian constitution should look like. 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन हुआ था, उसमें उन लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए। और उस टाइम पर कुछ बेसिक जो उनकी चीज़ें थी जिनके बारे में वो क्लियर थे कि भाई ये तो होगा ही होगा। उसमें था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिससे कि सबको राइट मिले वोट करने का। इसके अलावा राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो उन्होंने तब से सोच रखा था कि जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ये सब तो उसमें होगा ही होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम द कॉलोनियल लॉ लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहाँ से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारी डिटेल्स और प्रोसीजर्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, the drafting of the document called the constitution was done by an assembly of elected representatives called the constituent assembly. अब constituent assembly क्या थी? तो ये था एक assembly of elected representatives जिनको elect किया गया था ताकि ये सारे लोग मिलकर हमारे constitution का draft जो है उसे तैयार करें। तो इनके पास ये ड्यूटी थी कि इनको बनाना है draft of the constitution, and these were elected representatives. इलेक्टेड थे, यानी कि ये किसके बिहाफ पर थे? दे वर ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। अब सारे लोग मिलकर आ जाएंगे तो इतने सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना पाएंगे? तो उनके बिहाफ पर, उनके बेसिस पर दे वर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि काम करने वाले थे और ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्हीं सारे लोगों को साथ में हम बोलते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए थे इन जुलाई 1946 और इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी इन दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 299 मेंबर्स। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स हैं? 299। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी अडॉप्ट हुई थी ऑन 26 नवंबर 1949 और यह केम इनटू इफेक्ट, यानी केम इनटू फोर्स, यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब से इफेक्ट में आई थी? ऑन 26 जनवरी 1950। और इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल हम 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे। तो आज के बाद अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए और आप उन्हें ये बताओगे कि इस दिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी इट केम इनटू इफेक्ट और इसीलिए इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम मनाते हैं रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। अब ये कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि इलेक्शन कब हुए थे? इन जुलाई 1946, फर्स्ट मीटिंग हुई थी इन दिसंबर 1946, कितने मेंबर्स थे? 299। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुई थी? ऑन 26 नवंबर 1949 और ये कब आई थी इनटू इफेक्ट? ऑन 26 जनवरी 1950। इसीलिए हर साल ऑन 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे टू सेलिब्रेट दिस इंपॉर्टेंट डे इन आवर हिस्ट्री। अब इसके अलावा देखो, द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे ज्यादा जो लोग थे वो किससे पार्टी से? वो बिलोंग करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये भी आपको याद रखना, प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे।
अब हम बात करेंगे अबाउट द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे के आइडियाज़ क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, तो ये सब हम अब डिस्कस करेंगे। ये हमें पता चलता है थ्रू प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल क्या है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ शॉर्ट नोट, अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज, इट इज कॉल्ड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शुरू होती है विद अ शॉर्ट नोट, जिसमें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज हैं वो मेंशन्ड है। इसी स्टेटमेंट को, इसी जो हमारा शॉर्ट स्टेटमेंट है, इसे हम कहते हैं प्रीएम्बल। जैसे कि यू कैन सी दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से शुरू होती है और इसमें जो बेसिक वैल्यूज हैं जो कि हमारे मेकर्स के माइंड में थी, जो हमारे लोगों के माइंड में थी, जो चाहते थे अबाउट कि कैसे हमारा जो कंट्री है वो रहे, वो सारी इसमें मेंशन है। वी हैव अडॉप्टेड दिस फ्रॉम यूएसए। The values of the makers of the constitution are embedded in preamble and it guides all the articles of the constitution। जो भी हमारे जो constitution makers थे उनकी जो values थी, जो वो चीज़ें दिमाग में रखकर वो constitution draft कर रहे थे, frame कर रहे थे, वो सारी ही well listed हैं in our preamble। साथ में हमारी constitution में जो भी articles हैं वो सारे भी इन्हीं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, ठीक है। It contains the philosophy on which the entire constitution has been built। पूरी constitution किस values पर built है, किन philosophies पर built है, किन ideas पर built है, क्या वो basic चीज़ें थी, basic characteristics थी जो कि वो चाहते थे कि हमारी constitution में हो, वो सारी ही चीज़ें, वो सारी ही वैल्यूज हमारी प्रीएम्बल में लिस्टेड है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये सारे ही कीवर्ड्स जो कि हमारे प्रीएम्बल में है अबाउट द बेसिक वैल्यूज, साथ में और एडिशनल इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो सभी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब है। फिर हम देखेंगे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन सारे टर्म्स का मतलब क्यों, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं ऑफ आवर प्रीएम्बल। इन्हीं के बेसिस पर जो बाकी हमारे सारे आर्टिकल्स हैं उनको इनको ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। तो ये जो टर्म्स हैं इनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वी लर्न अबाउट वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है, किसने ड्राफ्ट किया है, उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स ने, जिनको जो लोग हैं उन्होंने इलेक्ट किया था, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, देवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया था। इसीलिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसकी पावर किससे मिलती है, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम सारे लोग। साथ में ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऐसा नहीं है कि हमें किसी किंग ने या किसी दूसरी पावर ने दे दी, ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं लोगों ने बनाई है जिनको जो हमारे सिटीजन्स हैं उन्होंने इलेक्ट किया था एज द रिप्रेजेंटेटिव्स। इसीलिए जो हमारी प्रीएम्बल है उसका फर्स्ट लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से शुरू होती है हमारी प्रीएम्बल। क्योंकि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो कौन है, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है, तो देखो, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल अफेयर्स। इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स सारे ही जो डिसीजंस हैं वो कौन लेंगे, वो लेंगे इंडिया के सिटीजन्स, इंडिया के लोग। कोई भी बाहर वाली पार्टी या कोई भी बाहर की पावर हमें नहीं बताएगी कि हमें क्या करना है या हमें किसी सिचुएशन को कैसे डील करना है। इंटरनल अफेयर हो या एक्सटर्नल अफेयर हो, हमारे पास है कंप्लीट अथॉरिटी, कंप्लीट पावर टू टेक द डिसीजन। इसी को हम कहते हैं सोवरेन। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट क्या है, तो देखो, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी स्प्रेड इक्वली बाय द सोसाइटी। यानी कि जो वेल्थ है वो सबके लिए सोशली अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप या किसी पर्टिकुलर एक ही इंसान के पास सारी वो है। इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। यानी कि ये जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं इनको रिड्यूस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसको लैंड ओनरशिप रेगुलेट करनी चाहिए, इंडस्ट्रीज की ओनरशिप रेगुलेट करनी चाहिए, ताकि जो सोशल वेल्थ है वो सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहे और जो सोशल इनइक्वालिटी है वो कम से कम रहे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट का सिंपल मतलब क्या हुआ कि जो सारे ही लोग हैं वो बराबर हैं और जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी लैंड है, जो भी मनी है, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, किसी भी एक पर्सन के पास या किसी भी एक अथॉरिटी के पास नहीं रहना चाहिए, ताकि जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं वो हो कम से कम। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट सेक्युलर। तो सेक्युलर क्या होता है, तो देखो, सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। आप जो रिलीजन चाहो, जो फेथ चाहो, आप वो फॉलो कर सकते हो। हमारी जो गवर्नमेंट है वो आपको प्रेशराइज नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे इंडिया में देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। तो आप जिस रिलीजन को चाहो आप उसको फॉलो कर सकते हो। साथ में जो गवर्नमेंट है वो सारे ही रिलीजन, सारे ही बिलीफ, सारे ही प्रैक्टिसेस को इक्वल ट्रीट करती है। तो ये हुआ हमारा सेक्युलर, जहाँ पर यू हैव द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, ऑल रिलीजन आर इक्वल, देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज एंड गवर्नमेंट सबको ही इक्वल ट्रीट करेगी। नेक्स्ट है हमारा वर्ड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास होता है इक्वल पॉलिटिकल राइट। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं, अपने रूलर इलेक्ट कर सकते हैं, जो कि उनके बिहाफ पर रूल करेंगे, डिसीजन लेंगे। और साथ में अगर वो कुछ गलत करते हैं तो दे कैन होल्ड देम अकाउंटेबल। क्यों, क्योंकि उन लोगों ने ही उन्हें इलेक्ट किया है। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कुछ बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग रन करती है, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर कोई भी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वहाँ पर। सो इसीलिए जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है दे रन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, लोग उन्हें इलेक्ट करेंगे, ना कि वो कोई हेरिटरी पोजीशन है कि अभी एक इंसान है देन उनके बेटे हो गए, देन मतलब कि सेम फैमिली में ही ये पोजीशन पास ऑन हो रही है, ऐसा नहीं है। ये एक इलेक्टेड पोजीशन है, जो भी हमारे हेड होंगे दे विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल, इट विल नॉट बी अ हेरिडिटरी पोजीशन, ठीक। तो इसका मतलब हुआ रिपब्लिक।
नेक्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस मतलब कि सिटीजंस कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब कि आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी बेसिस पर कि वो किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर जेंडर के हैं, किसी पर्टिकुलर कास्ट के हैं, किसी भी बेसिस पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस। ये जो हमारी सोशल इनइक्वालिटीज हैं सोसाइटी में, इनको हमें कम करना है, दे नीड टू बी रिड्यूस। साथ में गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली फॉर द डिसएडवांटेज्ड, यानी कि गवर्नमेंट को ऐसे वर्क करना है जिससे कि सबका वेलफेयर हो, किसी एक पर्टिकुलर इंसान या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सबका वेलफेयर लेके चलना है। और साथ में जो लोग ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं उनका ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो ये जो सोशल इनइक्वालिटी है ये हमारी खत्म हो। ठीक है। नेक्स्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी क्या हो गया कि देयर इज नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी सिटीजन पे, वो जो चाहते हैं, वो जो सोच सकते हैं, वो जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो फ्रीली कर सकते हैं। साथ में वो जैसे अपने थॉट्स को एक्शन में चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, उनके पास फ्रीडम है, उनके पास इस चीज़ की लिबर्टी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलोगे तो आपको बोलने से रोक दिया जाएगा, नहीं। अगर आपका वो थॉट है देन यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस, आपको ये लिबर्टी है कि आप उसे बोल सकते हो, आप अपने चीज़ जो आपके दिल में है आप उसे आगे आके रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया लिबर्टी। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड। जो बहुत टाइम से सोशल इनइक्वालिटी चली आ रही है, डिफरेंसेस चले आ रहे हैं, उन सबको एंड करना इज इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको बराबर कंसिडर करना होगा। दिस इज इक्वालिटी। लास्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी कि हम सबको साथ में ऐसे रहना चाहिए जैसे कि हम लोग एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, सबको आपस में भाईचारे से रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। We should live as if we are the members of the same family and no one should treat a fellow citizen as inferior. किसी को भी किसी और को inferior treat नहीं करना चाहिए, सब बराबर है। We are all a part of family। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रेटर्निटी के, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये हमने देख लिए सारे ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑफ आवर प्रीएम्बल। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। लास्ट, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या होते हैं। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ सर्टेन प्रोविजंस दिए गए हैं। इन प्रोविजन से हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज कुछ टाइम के साथ हमें कोई नए चेंजेस लाने हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, विच आर द डिमांड ऑफ द टाइम, तो हम उन चेंजेस को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट यानी कि चेंज, तो हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और ये प्रोविजंस जो है ये प्रोवाइडेड है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 2 ऑफ पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9 कर लिया है खत्म। अब अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो साथ में कमेंट में ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि लेक्चर कैसा लगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।